ठीक। अच्छा ये ना ये मार्केट प्रोजेक्टर ऑन कर रहा है, मार्केट भी है प्रोजेक्टर भी है। थैंक यू। ये पंखा भी चलिए बस ठीक है, ठीक है बस। अच्छा हम लोगों ने लास्ट टाइम पाइपलाइनिंग स्टार्ट की थी और हमने फॉरवर्डिंग की बात की थी डेटा हैजर्ड्स में, कि बजाय इसके कि हम वेट करें एंड तक इंस्ट्रक्शन के कंप्लीट होने का। फॉरवर्डिंग का बेसिक आइडिया ये था कि जहाँ पे डेटा आपका जनरेट हो रहा है आप वहाँ पे ही और फिर देखें कि डेटा जनरेट कहाँ हो रहा है और फिर अगली इंस्ट्रक्शन में देखें कि डेटा कंज्यूम कहाँ पे हो रहा है। और अगर आप कोई पाथ क्रिएट कर सकें जहाँ से डेटा जनरेट हो रहा है और जहाँ पे कंज्यूम हो रहा है तो आप उस एक अलग पाथ बना दें और कंप्लीट इंस्ट्रक्शन का वेट ना करें कि वो एंड में अपना रिजल्ट लिखाए और फिर आप यहाँ से पढ़ें। अगर रिजल्ट यहाँ जनरेट हो गया तो आप यहाँ से ही रीड करते हैं, ठीक है ना। तो आपको 2 साइकिल्स बच जाते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये बहुत सारे केसेस में पॉसिबल है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होंगे जिसमें इवन फॉरवर्डिंग से भी ये चीज जो है, आप सारे लोग इधर ही है ना, किसी ने रिकॉर्डिंग बाद में सुननी तो है नहीं, इसको हम इधर लगा देंगे। चल जितनी बात है। अच्छा बहुत सारे केसेस के अंदर इवन अगर हम फॉरवर्डिंग कर भी दें तो भी हमारा मसला जो है वो हल नहीं होता। इसमें एक एग्जांपल हम देखते हैं कि एग्जांपल है लोड वर्ड 20 ST1 S0। सो हमने इस एड्रेस से 20 T1 से कोई डेटा लेना है और S0 के अंदर लोड करना है, ठीक है। अब S0 के अंदर ये राइट बैक होगा वैसे तो स्टेज के ऊपर, ठीक है। अर्लीस्ट ये जनरेट हो जाएगा मेमोरी की स्टेज पे, क्योंकि यहाँ पे आप मेमोरी को एक्सेस करेंगे तो इस साइकिल के एंड पे मेमोरी की आउटपुट पे ये जो भी ये वैल्यू है ये आ चुकी होगी, उस अगले साइकिल में ये यहाँ पे लिखी जाएगी। हाँ तो अच्छा, अब जो हमारी अगली इंस्ट्रक्शन है वो सब्ट्रैक्ट T2 S0 और T3। ये जो S0 है ये ऑब्वियसली यहाँ पे चाहिए इसको, ये इसकी डिपेंडेंसी है। अब अर्लीस्ट जो हमें S0 चाहिए ना वो चाहिए इसके ये जो एक स्टेज है यानी आईडी स्टेज के एंड के ऊपर, क्योंकि ये इससे सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें ALU को ये देना पड़ेगा, ठीक है। दैट मीन्स कि इस पॉइंट पे अगर मैं टाइम में देखूं तो ये तकरीबन ये तो 5वें सेकंड 6 से 8 है, तो ये अबाउट समवेयर अराउंड हियर चाहिए। लेकिन दी अर्लीस्ट जो जनरेट हो रहा है डेटा वो यहाँ पे हो रहा है कोई 9वें सेकंड पे, ठीक है। तो इसमें मैं फॉरवर्डिंग नहीं कर सकता, ना मैं यहाँ से कोई फॉरवर्डिंग कर सकता हूँ और ना मैं यहाँ पे बाद में 11वें सेकंड पे जो ये डेटा आ रहा है यहाँ पे फॉरवर्डिंग कर सकता हूँ, क्योंकि ये डेटा फिर भी मुझे ये जनरेट हो रहा है 9th सेकंड में
और ये मुझे चाहिए 7 सेकंड। तो आई इवन दो कि मैंने फॉरवर्डिंग की है बट ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। सो कुछ केसेस में फॉरवर्डिंग से सॉल्व होगी और कुछ में नहीं होगी। दिस इज वन ऑफ दोज एग्जांपल्स जहाँ पे फॉरवर्डिंग से मसला हल नहीं होगा। तो इसको हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे? वी विल हैव टू इंसर्ट अ बबल। एक साइकिल हमें वेट करना पड़ेगा ताकि ये सारी चीजें एक साइकिल आगे चली जाए। तो ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है सबट्रैक्ट की, ये यहाँ पे आई है आईडी, इसका EX यहाँ पे आएगा। जब इसका EX यहाँ पे आ जाएगा तो आप फिर मेमोरी से उसको फॉरवर्ड करें। ठीक है, तो असूल मैंने ये बताया कि अगर आपका फॉरवर्डिंग पाथ बैकवर्ड जा रहा है, टाइम में पीछे जा रहा है, तो आपकी फॉरवर्डिंग अलग है। तो या सीधा नीचे आए या वो आगे की तरफ जा रहा है। अगर वो लेफ्ट साइड पे जा रहा है तो इसको बोलते हैं आप फॉरवर्डिंग टाइम में बैकवर्ड्स कर रहे हैं, यानी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं 9 सेकंड में, कंज्यूम कर रहे हैं 7 सेकंड में। ये तो पॉसिबल नहीं है ऑब्वियसली, आप टाइम ट्रैवल सीखते हैं। तो आपके फॉरवर्डिंग पाथ्स जो हैं वो हमेशा या डायरेक्ट नीचे की तरफ होनी चाहिए या इस तरफ होनी चाहिए। अगर नहीं हो रहे तो देन यू हैव टू सेट अप। ठीक है, सो इम्तिहान में इस तरह का सवाल आ सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई कोड दूं और मैं आपको कहूं कि ऐसा होता है कि इसमें ये फॉरवर्डिंग से ये मसला हल होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन है तो डेटा एग्जैक्टली कहाँ पे जनरेट होता है और जो अगली इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ पे उसको कंज्यूम करती है। रूल ऑफ थंब ये है कि अरिथमेटिक जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो कंज्यूम EX पे करती हैं और वो अपना रिजल्ट कहाँ पे जनरेट करती हैं, EX के आउटपुट पर, मेमोरी पे नहीं, EX के आउटपुट पर। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस लोग ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड जितनी भी हैं इनको चाहिए इनपुट क्योंकि ये पूरा काम ALU पे होता है तो इनको इनपुट इनको ALU यहाँ पे EX पे चाहिए होती है और इनकी आउटपुट earliest यहाँ पे जनरेट होती है। उसके बाद फिर आप उसको लिखवाते रहें, वो एक अलग कहानी है। ठीक है, लोड वर्ड जो है वो ऑब्वियसली मेमोरी के बाद ही आता है, उससे पहले नहीं हो सकता क्योंकि लोड वर्ड के केस में ये क्या करता है, सिर्फ एड्रेस जनरेट करता है, इन दोनों को ऐड करता है, 20 को T1 में ऐड करता है तो उससे तो सिर्फ आपको इस एड्रेस आ रहा होता है। अगले साइकिल में उस एड्रेस से आप मेमोरी को एक्सेस करते हैं और आपके पास डेटा आता है। उससे अगले साइकिल में आप उसको लिखवाते हैं, लेकिन लिखा बाद में भी यहाँ पे डेटा अवेलेबल आपको हो जाता है। ठीक है जी, एनी क्वेश्चंस? आई थिंक अच्छा आगे चलते हैं। दो स्लाइड्स दो तो मैंने पढ़ाई भी नहीं है ये वाली। हाँ उसमें ना स्लाइड में था कि इंस्ट्रक्शन के बाद भी मुझे डिस्प्ले में स्टॉप करवा रहा है, वो हमने लास्ट में पढ़ ली थी। कहाँ पे अब ये तो मुझे बताएं। अच्छा अगेन स्टॉल को अवॉइड करने का एक तरीका ये भी है कि आप अपने कोड को रीऑर्डर करें सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। यहाँ पे जिस तरह से उसको बताया क्या क्वेश्चन क्या आपका? आपने मतलब इंस्ट्रक्शन जब टाइप होगी तो उसके बाद एक साइकिल का डिले आता है, उसके बाद वो ब्रांच के लिए ब्रांच वो हम आगे देख लेते हैं, ब्रांच की और एग्जांपल चाहिए वो थोड़ी सी डिफरेंट है इससे। अच्छा बाकियों में नॉर्मल बाकी में अच्छा एग्जांपल थी कि लोड वर्ड, ये फिर लोड वर्ड T2 4 T1, फिर स्टोर वर्ड T2 T1 और उसके बाद फिर स्टोर वर्ड फिर से T1। अच्छा अब आप देखिए कि लोड वर्ड जो है वो अच्छा इसमें तो T1 को यूज कर रहा है, लोड वर्ड T2 में। हाँ इन दोनों में एक डेटा हैजर्ड है। कोई बता सकता है लोड वर्ड और स्टोर वर्ड के दरमियान क्या डेटा हैजर्ड है? इनको मैं चलाऊंगा तो क्या हैजर्ड आएगा? लोड
लोड की हो रहा होगा और उसके नेक्स्ट साइकिल नहीं डेटा हैजर्ड ऐड से सर वो मेमोरी में नहीं ऐड तो यहाँ है ये T1 भी ऐड है ना T2 से लोड जिसके सेम यूज कर रहा है जिससे सेम उससे क्या हो रहा है T1 सेम टाइप यूज हो रहा है तो वो होता है T1 तो हम रीड कर रहे हैं T1 का तो प्रॉब्लम नहीं है वो करवाएगा ना तो उसी टाइम स्टोर की इंस्ट्रक्शन उसके नेक्स्ट सेट करेगा सर T2 का होगा क्योंकि स्टोर भी कर रहे हैं और उसने क्या स्टोर T2 is the problem T1 is not the issue there T1 तो लिखा हुआ है T1 तो हम सिर्फ रीड कर रहे हैं प्रॉब्लम ये हो रही है T2 के साथ कि लोड वर्ड T2 को अपडेट करता है लोड वर्ड T2 को अपडेट करता है और इसके अपडेट होने के बाद स्टोर वर्ड T2 को स्टोर करता है ठीक है ना यानी आपने यहाँ पे उसको अपडेट किया और यहाँ पे आप स्टोर कर रहे हैं प्रॉब्लम है सिर्फ यहाँ पे आ रही है कि अभी T2 जो है वो अपडेट ही नहीं हुआ और आपने इसको फिर रीड कर लिया T2 को स्टोर करवाने के लिए क्योंकि सेकंड साइकिल में आप रीड कर लेते ना इंस्ट्रक्शन फेच इंस्ट्रक्शन डिकोड में आप रजिस्टर रीड करते हैं तो ये सेकंड साइकिल में T2 को रीड कर रहा है जबकि अभी T2 अपडेट नहीं हुआ क्योंकि लोड वर्ड पांचवें साइकिल में जाके T2 को अपडेट करेगा ठीक है तो इस तरह से ये हमारा डेटा हैजर्ड आ गया तो वो ये कहते हैं कि इसको एक तो वही था कि अब आप फिर दोबारा यहाँ पे एक साइकिल का स्टॉल डालें ताकि आपका ये हैजर्ड है दूसरा ये है कि आप कोई और इंस्ट्रक्शन रीऑर्डर कर दें इस तरह कि इस इंस्ट्रक्शन को आप ऊपर ले और इसको आप पीछे लेके चले जाएं क्योंकि ये जो स्टोर वर्ड है ये T0 और T1 पे डिपेंडेंट है तो ये इसका T2 से कोई ताल्लुक नहीं है सो दिस कैन रन विदाउट एनी प्रॉब्लम सो अगर मैं इसको स्टोर वर्ड को ऊपर ले आऊं तो जितनी देर में स्टोर वर्ड T0 वाली चलेगी उस वक्त तक T2 लिखा जा चुका होगा और फिर मैं स्टोर वर्ड T2 को यहाँ पे चलाऊं तो मेरा हैजर्ड भी अवॉइड हो जाएगा और मेरा एक साइकिल भी ज़ाया नहीं होगा मुझे बबल भी इंसर्ट नहीं करना पड़ेगा ठीक तो यू कैन रीऑर्डर योर कोड मोस्ट ऑफ द टाइम ये रीऑर्डरिंग आपका जो कंपाइलर है वो खुद ही कर देता है और वो देख सकते हैं कि अच्छा कोई डिपेंडेंसी है तो वो उसको रीऑर्डर कर देगा लेकिन अगेन रीऑर्डर करने का मतलब ये नहीं है कि कोड ही चेंज हो जाए या आपका एंड रिजल्ट ही चेंज हो जाए रीऑर्डर भी आपने ऐसा करना है कि इन दोनों इंस्ट्रक्शंस के ऑर्डर को चेंज करने से आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ता ओनली देन यू गेट योर सर अगर इसमें बबल डालना हो तो मतलब वो किस तरह की इंस्ट्रक्शन होगी जैसे वो एक इंस्ट्रक्शन वो सिर्फ होती है एक समझ लें अगर आप उसके लिए एक इंस्ट्रक्शन रखना चाहते हैं तो दैट विल बी नो ऑफ एक खास कंपाइलर का एक समझ लें कीवर्ड होगा नो ऑफ तो नो ऑफ जैसी प्रोसेसर में जाएगा प्रोसेसर एक साइकिल के लिए अगली इंस्ट्रक्शन को तो उसको वो पाइपलाइन में डाल देगा नो ऑफ क्या करेगी ना नो ऑफ कुछ भी नहीं करेगी हर यूनिट से गुजरेगी इट विल नॉट डू एनीथिंग एग्जीक्यूशन हाँ नो ऑफ इज द बबल जिसको मैं बबल कह रहा हूँ वो बेसिकली नो ऑफ है यानी नो ऑपरेशन ठीक है तो जिस तरह से लोड वर्ड की एक आपकी स्टेटमेंट है उसी तरह से नो ऑफ एक स्टेटमेंट होगी वो डाल देगा कंपाइलर तो वो नो ऑफ हर स्टेज से गुजरेगा लेकिन किसी स्टेज पे भी प्रोसेसर कुछ नहीं करेगा तो 5 साइकिल के बाद वो नो ऑफ की इंस्ट्रक्शन निकल जाएगी विदाउट चेंजिंग सर अगर फॉरवर्ड करना हो मतलब जो ये हैजर्ड आ रहा है उसके लिए बेहतर ये वाला तरीका होगा कि हम उसमें बबल डालें या उसको रीऑर्डर करें इंस्ट्रक्शन रीऑर्डर क्योंकि बबल ने आपका जाया कर दिया ना 1 सेकंड जैसे हर इंस्ट्रक्शन 1 सेकंड लेती है ठीक है अब ये 4 इंस्ट्रक्शंस थी इनको 4 सेकंड्स लेने चाहिए थे आपने दरमियान में एक नो ऑफ डाल दी 1 सेकंड उसने भी लिया ना तो अब आपका ये कोड एग्जीक्यूट हुआ 5 सेकंड्स में जबकि जब आपने रीऑर्डर कर दिया तो ये फिर 4 सेकंड में एग्जीक्यूट हो गया सो दिस इज फास्टर दिस इज स्लो अगर हम पहली वाली दो इंस्ट्रक्शंस को इंटरचेंज करें तो हो जाएगा पहली वाली दो को हाँ तभी क्योंकि वो पहले लोड कर देगा T2 अपडेट हो चुका होगा हाँ जी बिल्कुल वो भी कर सकते हैं दैट इज ऑल्सो पॉसिबल जी
सो ये हमारे पास दो ऑप्शंस हैं कि या हम कर लें, तो ऑब्वियसली नो ऑफ विल टेक वन एक्स्ट्रा साइकिल, उसको हम अवॉइड करने के लिए अगर रीऑर्डर कर सकें तो इट्स बेटर, ठीक है। सो हमारी पहली चॉइस ये है कि हम फॉरवर्डिंग करते हैं, जिसमें रीऑर्डरिंग भी नहीं होगी, फॉरवर्डिंग हो जाएगी। हमारी सेकंड चॉइस है कि हम रीऑर्डर कर लें कोड को। हमारी थर्ड चॉइस, अगर रीऑर्डर से भी नहीं काम चलता तो फिर नो ऑफ इनसाइड करते हैं, देन इट विल बी बिट स्लोअर पर एटलीस्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा कोड। इसीलिए आप ये देखिए कि जिस तरह से आप टू कोर प्रोसेसर देखेंगे, डुअल कोर है, ठीक है, तो उसमें क्या है जी, दो प्रोसेसर हैं, दोनों पैरेलल में चल रहे हैं, ऐसे ही है ना। लेकिन क्या आपकी स्पीड आपको डबल मिलती है सिंगल से? कभी भी डबल नहीं मिलती। इट इज फास्टर बट इट्स नेवर डबल। व्हाई? बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू रन एवरीथिंग इन पैरेलल। हर चीज को पैरेललाइज करना पॉसिबल ही नहीं है। ये जो डेटा डिपेंडेंसीज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये दो प्रोसेसर में भी तो आ सकती है। एक इंस्ट्रक्शन आपने इसको दी, एक इसको दी, अभी ये कंप्लीट ही नहीं हुई, इसका रिजल्ट ही नहीं आया, तो वो दूसरी को रन किस तरह करेगा? इट विल हैव टू वेट। सो दैट इज व्हाई कभी भी आप ये नहीं कहते कि जी 4 कोर का प्रोसेसर जो है ना वो 4 टाइम्स फास्टर है। इट्स नेवर 4 टाइम्स फास्टर, मे बी इट्स 2.5 टाइम्स और 3 टाइम्स फास्टर, लेकिन उसके बाद उसके ओवरहेड्स हैं बहुत सारे, और ये वो सारे ओवरहेड्स हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग कोई देखते हैं, हमने अगर पाइपलाइनिंग करनी है तो हमारी सारी जो जो हम ब्रेक कर रहे हैं उसको 5 स्टेप्स में कर रहे हैं। ये वही 5 स्टेप्स हैं जो हमने कहा था सिंगल साइकिल एग्जीक्यूशन में हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम ये कर रहे हैं कि हम हर क्लॉक साइकिल पे एक नई इंस्ट्रक्शन इसमें फीड कर देंगे। पहले हमने पढ़ा ना कि इंस्ट्रक्शन पहले फेच होती है, फिर डिकोड होती है, फिर एग्जीक्यूट होती है, फिर मेमोरी को एक्सेस अगर करना होता है, लोड स्टोर होती है तो मेमोरी को एक्सेस करती है, और उसके बाद रजिस्टर फाइल में अपना रिजल्ट लिखा देती है। हर इंस्ट्रक्शन तकरीबन इन स्टेप से गुजरती है, ठीक है। तो लेकिन उसमें क्या होता था कि इंस्ट्रक्शन फेच हो जाती थी, फिर अगले साइकिल में वो डिकोड पे जाती थी, फिर हम अगली फेच नहीं करते थे इंस्ट्रक्शन जब तक कि वो डिकोड, ईएक्स, मेम और राइट बैक से नहीं मिल जाती थी। उसके बाद जब वो राइट बैक पे कंप्लीट होती थी तो हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करते थे। अब पाइपलाइनिंग में हम क्या करें, जैसी इंस्ट्रक्शन फेच होके डिकोड में गई, we are going to fetch an other instruction. So we will run 5 instructions in parallel. So ये तो वो सारे steps थे आपके जो सिंगल साइकिल पे थे। हमने अगर इसको दोबारा एक दफा रिवाइज कर लें, प्रोग्राम काउंटर ने पहली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जनरेट किया, वो एड्रेस इंस्ट्रक्शन मेमोरी को गया, इंस्ट्रक्शन मेमोरी में तो ये हमारी हुई इंस्ट्रक्शन फेच। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फेच हुई, फेच होके वो रजिस्टर फाइल में है, यहाँ पे वो डिकोड हुई, यानी कि जो रजिस्टर्स रिक्वायर्ड है जिनमें डेटा पड़ा हुआ है उनको हमने रीड करना शुरू कर दिया। सो दिस वाज इंस्ट्रक्शन डिकोड। उसके बाद इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में गई। एग्जीक्यूशन में 3 मुख्तलिफ काम हो सकते थे। एक अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन थी तो वो ऐड सब्ट्रैक्ट होती है, अगर लोड स्टोर की है तो उसका एड्रेस कैलकुलेट होता है, अगर ब्रांच की है तो उसकी कंडीशन जो है उसको हम लोग चेक करते हैं। ये 3 डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। तो ये सारे काम यहाँ, ये जो 0 है ये इंडिकेट कर रहा है ब्रांच के रिजल्ट को, और ये जो मक्स है ये इंडिकेट कर रहा है कि एड्रेस कैलकुलेट हो रहा है, यानी यहाँ से वो एड्रेस आ रहा है ना 16 बिट का, तो वो उसको हम ऐड कर रहे हैं रजिस्टर के साथ। और तीसरा ये था कि दोनों रजिस्टर्स ऐड की इंस्ट्रक्शन ही है, एक में एक रजिस्टर की वैल्यू ये है, दूसरे की ये है, और वो ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये हमारी एक स्टेज हो गई, और एक स्टेज जो है उसके बाद जो ब्रांच की इंस्ट्रक्शन है उसमें यहाँ से कंडीशन टेस्ट होती है और यहाँ से एड्रेस जनरेट होता है टारगेट का, ठीक है। टारगेट एड्रेस इज कैलकुलेटेड हियर, और अगर ब्रांच टेकन होती है तो फिर हम ये जो टारगेट एड्रेस है इसको इस मक्स के थ्रू इस पीसी में लोड कर देते हैं। अगर ब्रांच टेकन नहीं है, कंडीशन ट्रू नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ से ही ये 4+4 करके इस मक्स के थ्रू इसमें लोड कर देते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन इंस्ट्रक्शन आएगी, कंडीशन ट्रू हो तो फिर ये जो नया एड्रेस है ये इस मक्स के थ्रू हम यहाँ पे करता है, ठीक। सो ये आपका हो गया ये एक स्टेज। उसके बाद हमारी अगली स्टेज होती है मेमोरी को एक्सेस करने की। मेमोरी कौन सी वाली मेमोरी? इस तरह डेटा मेमोरी।
या आपने इस मेमोरी पे राइट करवाना है व्हिच इज अ स्टोर इंस्ट्रक्शन, या आपने इस मेमोरी से रीड करना है व्हिच इज अ लोड इंस्ट्रक्शन। डेटा आपके पास ये डेटा मेमोरी रहता है, तो यहाँ पे लोड और स्टोर की इंस्ट्रक्शन एक तरह से यहाँ तक पहुंचेगी, बाकी इंस्ट्रक्शंस डेटा मेमोरी को इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, सब लोड और स्टोर पे। वंस आपके पास डेटा आ जाता है तो फिर आप अपनी आखिरी स्टेज पे आते हैं व्हिच इज राइट बैक। राइट बैक क्या है कि आप वापस रजिस्टर के अंदर अपना रिजल्ट लिखवा रहे हैं। अगर लोड के केस में जो डेटा यहाँ से आया है वो उस रजिस्टर में चला जाएगा। अगर कोई ALU का रिजल्ट है तो वो राइट बैक रजिस्टर फाइल के अंदर हो जाएगा, और अगर स्टोर है तो फिर हम रजिस्टर फाइल से डेटा लेके इसमें लिखाते हैं। ठीक है, और ये आपकी इंस्ट्रक्शन लगेगी। सो दिस इज द स्टेप्स। हर तरह की इंस्ट्रक्शन के लिए हमने इसके अंदर प्रोविजन रखी है, और ये मकसद जो है इनके कंट्रोल सिग्नल्स डिसाइड करते हैं कि डेटा कहाँ से किस तरफ जाएगा। अच्छा, अब सर ये पेपर में कैसे करेगा? हाँ, ये कैसे सवाल है, ये पेपर में कैसे आएगा? देखिए, मैं पहले उसमें भी बताया था कि नॉर्मली तो पेपर में ये आता है कि आप इनके कंट्रोल सिग्नल्स बताएं, लेकिन इस बार हम कंट्रोल सिग्नल्स को बहुत ज्यादा सर वो हम तो कुछ भी कर सकते हैं, उससे ऊपर से 0 रख सकते हैं, नीचे से 1 रख सकते हैं। मैं आपको अगर पर्सन कहूँ कि जी ऐड की इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, ऐड R1 R2 R, ठीक है, मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि मुझे ये बताएं कि इस मार्क्स में मैं ये सिलेक्ट करूंगा या ये वाला सिलेक्ट करूंगा? RD2 सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो सर वो 0 1 जब हम देंगे तो नहीं, मैं आपको बता, मैं अगर 0 A B लिखूंगा ना, मैं बताऊँ RD, आप A सिलेक्ट करेंगे या B सिलेक्ट करेंगे? ठीक है, या कोई और इंस्ट्रक्शन है मतलब लोड की है, मैं आपसे पूछूंगा बताएं जी A सिलेक्ट होगा या B सिलेक्ट होगा? लोड के केस में क्या सिलेक्ट होगा? A। और अगर ऐड की इंस्ट्रक्शन है तो B। ठीक, इस मर्ज के लिए हम कह सकते हैं B। अगर ब्रांच टेकन है तो A सिलेक्ट होगा या B? टेकन है तो A, नॉट टेकन है तो B। ठीक, इस तरह का आ सकता है, लेकिन ये लेकिन ज्यादा और तरह के सवाल होंगे। आपने असाइनमेंट की कल, लास्ट डेट है उसकी, कोई समझ नहीं आ रही सर उसके क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, मतलब करना डिजाइन करने से क्या मतलब, क्या चीज जा रहा है? वो तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन चाहिए मैंने आपको। सर उसका क्या क्या सवाल सवाल ये है कि उसका सॉल्यूशन भी नहीं मिलता, ये भी नहीं पता होता कि आप कट एंड पेस्ट ही नहीं हो सकता आंसर ठीक है या गलत है। नहीं, लेकिन सर डीआईडी में सवाल ज्यादा क्या? उसमें सुकून था। अच्छा चलो, मैं आपको एक उसका पार्ट करा देता हूँ अभी क्लास में, ठीक है, एक पार्ट कर देते हैं। अच्छा, पाइपलाइनिंग डेटा पास, ये पुरानी स्लाइड तो सबको क्लियर हो गई। अच्छा, अब हम करना ये चाहते हैं कि ये जो हार्डवेयर हमने बनाया है इसको हमने अब करना है चेंज एक पाइपलाइन पर, ये 5 इंस्ट्रक्शंस को करना है। तो क्वेश्चन इज कि हमें इसमें क्या चेंजेस ऐसे करने चाहिए, कौन सा ऐसा और हार्डवेयर ऐड करना चाहिए कि जिससे कि 5 इंस्ट्रक्शंस इकट्ठी हैंडल कर सके। तो बता सकते हैं क्या होना चाहिए? तो पीसी को नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन नहीं, वो कर ही रहा है। और रजिस्टर नहीं, हाँ, क्या रजिस्टर में क्या होना है? एक रजिस्टर ऐड करेंगे तो पहले वो एक इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा, फिर वो जो फर्स्ट वाली होगी वो तो आगे लाइक फिर वो दूसरी इंस्ट्रक्शन जब साथ ही देगा तो वो दूसरा रजिस्टर रीड करने लगेगा, मतलब दूसरी रजिस्टर फाइल रीड करने लगेगा।
अच्छा ठहर जाए, चलिए। अच्छा ये हमने ऐड किया है 4 रजिस्टर्स इन सारी स्टेजेस के करने, इनको हम लोग कहते हैं पाइपलाइन रजिस्टर्स, ठीक है। सो दिस रजिस्टर इज कॉल्ड द IFID रजिस्टर। IFID रजिस्टर क्यों है? क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन फेच और इंस्ट्रक्शन डिकोड के दरमियान है। इस तरह से दिस इज ID EX मेम और मेमोरी एंड राइट पैरामीटर्स। रजिस्टर्स को हमने ऐड किया, रजिस्टर हमने इसलिए ऐड किया कि पहले तो हमारी एक इंस्ट्रक्शन नहीं होती थी ना पूरे प्रोसेसर में से गुजर रही, ठीक है। अब ये है कि पहली इंस्ट्रक्शन फेच होकर जैसे यहाँ पे जा रही है, एक और इंस्ट्रक्शन इसके पीछे है, ठीक है। अब मुझे यानी जो अगर इंस्ट्रक्शन मेमोरी में वो इंस्ट्रक्शन है ना और रजिस्टर फाइल उसको डिकोड कर रही थी अभी, ठीक है, तो इसमें अभी चेंज नहीं होना था सिंगल साइकिल में, सॉरी अगर नॉन पाइपलाइन में था। लेकिन पाइपलाइन में अभी रजिस्टर फाइल उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड ही कर रही थी, तो ये इंस्ट्रक्शन चेंज हो गई है पीछे से। आप समझ रहे हैं बात? ये इनपुट सी चेंज हो गई ना पाइपलाइन में। देखिए ये इंस्ट्रक्शन मेमोरी है, ठीक है। आगे आपकी इंस्ट्रक्शन डिकोड होती है। नाउ इंस्ट्रक्शन मेमोरी में इंस्ट्रक्शन 1 इसकी आउटपुट पे है, ये इसको डिकोड कर रहा है, नॉन पाइपलाइन की बात कर रहा हूँ। ये जितनी भी देर डिकोड करने में लगाए, इसकी आउटपुट पे सिर्फ इंस्ट्रक्शन 1 ही है, ठीक है। इससे आगे EX है, EX 2 नंबर्स को ऐड कर रहा है 2 और 3। EX जितनी भी देर लगाए इसके नंबर्स 2 और 3 रहने हैं। क्यों? क्योंकि पीछे इंस्ट्रक्शन बोल गया, इंस्ट्रक्शन नहीं चेंज हुई ना, तो डिकोड की आउटपुट चेंज नहीं हुई। ये नहीं होगी तो EX की नहीं, यानी ये जब जब भी अपना काम कंप्लीट करते जाएंगे इनकी आउटपुट कभी चेंज नहीं होगी जब तक ये पूरी इंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती। फिर हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन 2 यहाँ पे आउटपुट करेंगे और वो उसको डिकोड करेगा। नॉन पाइपलाइन में तो ये हो रहा था ना। अच्छा पाइपलाइन में क्या हो रहा है? पहली इंस्ट्रक्शन आई इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन में की आउटपुट पे आई, डिकोड ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। अभी डिकोड ही कर रहा था तो यहाँ पे अगला साइकिल आ गया और इंस्ट्रक्शन 2 आ गई, ठीक। इसका मतलब है अब डिकोडेड की इनपुट ही चेंज हो गई है। अब इंस्ट्रक्शन 1 नहीं गई पूरे फाइल के अंदर, अब इंस्ट्रक्शन 2 आ गई है। इंस्ट्रक्शन 1 जो है वो यहाँ डिकोड में थी और लेकिन डिकोडेड की इनपुट अगर आप चेंज कर देंगे तो उसकी आउटपुट भी चेंज हो जाएगी, ऐसे ही है ना। इसी तरह से EX अभी 2 और 3 को ऐड कर रहा था तो साथ ही जो सेकंड इंस्ट्रक्शन है 4 और 5 जैसे ऐड करना था। अब EX की इनपुट किसी भी पॉइंट पे चेंज हो गई एडर की, और बजाय इसके कि 2 और 3 आता है उस पर 4 और 5 आना शुरू हो गया, क्योंकि हर साइकिल के बाद चेंज हो रही है ना। अब 5 साइकिल के लिए एक इनपुट तो नहीं है। क्लियर हुआ? यस। इसका ये मतलब है कि हमें ये रजिस्टर्स लगाने पड़ेंगे ताकि अगले साइकिल के लिए इसकी इनपुट स्टेबल रहे। यानी कि पहली इंस्ट्रक्शन आपने फेच की ना, अब वो इंस्ट्रक्शन जो है पहले साइकिल में तो यहाँ पे रहेगी, सेकेंड साइकिल में हम उस इंस्ट्रक्शन को यहाँ सेव कर देंगे, इंस्ट्रक्शन 1 को, ठीक है। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन 2 जो है वो आनी शुरू हो जाएगी। तो इंस्ट्रक्शन 1 यहाँ पे सेव होगी तो रजिस्टर फाइल की इनपुट्स नहीं चेंज होंगी, क्योंकि उसको एक ये जो रजिस्टर है इसमें से डेटा आ रहा है, फ्लिप फ्लॉप में से आ रहा है, समझते हैं ये फ्लिप फ्लॉप से सारे, तो डेटा चेंज नहीं हो रहा, तो वो अपना काम रजिस्टर फाइल करती रहेगी, ठीक है ना। उसके बाद रजिस्टर फाइल में जो भी आउटपुट देनी है वो हम यहाँ पे सेव कर लेंगे टेम्परेरी, ताकि ALU अपना काम कर सके। इन द मीनवाइल रजिस्टर फाइल यहाँ डिकोड स्टार्ट कर देगा और इन द मीनवाइल ये थर्ड इंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देगा। एक साइकिल के बाद तो डिकोड ने अपना काम कंप्लीट कर दिया ना, एक साइकिल के लिए उसको हमने स्टेबल करना है। तो मैंने बात ये तो नहीं है सारी जिंदगी की ये रिपोर्ट की इनपुट चेंज नहीं होगी, जाहिर है कि वो चेंज तो होगी,
लेकिन एक साइकिल के लिए ये सेव कर दे, उसके बाद अगली इंस्ट्रक्शन आ जाएगी वो उसको डिकोड कर देगा, फिर अगली इंस्ट्रक्शन आ जाएगी वो उसको डिकोड कर देगा। इसी तरह से EX ने 2 नंबर ऐड करने हैं, उसको 1 सेकंड चाहिए 2 नंबर ऐड करने के लिए, उस 1 सेकंड के लिए आप उस डेटा को यहाँ पे सेव करेंगे। ठीक, लेकिन पीछे का रजिस्टर की वजह से ब्रेक आ गया ना, वो एक इंस्ट्रक्शन जाएगी तो ब्रेक आ गया वहाँ पे, उसके बाद तो वो ALU में तो मतलब जब इंस्ट्रक्शन जाएगी तो पिछले में ब्रेक आया हुआ है तो वो रजिस्टर फाइल करेगी, नहीं, तो फिर दूसरे ब्रेक की क्या जरूरत है? क्योंकि ब्रेक परमानेंट नहीं है, 1 सेकंड के बाद ये अगली यहाँ पे आ जाएगी। ये भी तो सेकंड इंस्ट्रक्शन में भी तो डिकोड होना है ना। देखिए पहली इंस्ट्रक्शन पहले यहाँ पे आई, अब जब पहली यहाँ पे गई तो यहाँ पे दूसरी आ गई है, उसके बाद जब पहली यहाँ पे गई तो यहाँ पे दूसरी है और यहाँ पे तीसरी है। ठीक है, तो ये पहली को अभी ऐड कर रहा है, और अगर मैं ये रजिस्टर ना लगाता तो इसकी इनपुट पे दूसरे के नंबर होते और इसकी इनपुट के ऊपर तीसरे का नंबर होता, तो ये तो पूरा गार्बेज बन जाता ना। तो हमने एक तरह से आइसोलेट किया कि टेम्परेरी सारे लोग एक क्लास से निकल के दूसरी क्लास में एकदम ना चले जाए, दरमियान में एक बफर है, सारे लोग पहले वहां जाएंगे, वहां वेट करेंगे, जब अगली क्लास खाली हो जाएगी तो फिर ये लोग दूसरी क्लास में जाएंगे। अगर मैं बफर ना रखूं और मैं से एक साथ और कमरा हो तो अभी वो हो सकता है सारे लोग अभी वहां से उठ ही ना हो और आप लोग भी वहां पे चले जाएं, तो देन देयर विल बी कंफ्यूजन, राइट? सो बेसिकली ये रजिस्टर्स क्या है, ये टाइम दे रहे हैं ALU को इनको कि भी अपना काम कंप्लीट कर दो, जब ये खाली हो जाए तो फिर इस डेटा को हम आगे नहीं, ये बफर नहीं, ये कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं ले रहे हैं, ये कोई इसमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, ये सिर्फ डेटा को स्टेबल रख रहे हैं एक तरह से एक साइकिल के लिए, ठीक है, ताकि ये काम अपना कर ले, फिर ये अपना डेटा यहाँ पे है और ये फिर चेंज हो जाता है। तो इनकी वैल्यूज चेंज होती हैं, लेकिन ये कि बिल्कुल रैंडमली नहीं चेंज होती, हर क्लॉक साइकिल के ऊपर चेंज होती है, तो सिंक्रोनाइज कर देता है, इसने सारा कुछ सिंक्रोनाइज किया है, ठीक है। So it's like some combinational logic. इसकी इनपुट के ऊपर भी एक फ्लिप फ्लॉप है, इसके आउटपुट पे भी एक फ्लिप फ्लॉप है। So मैंने जो भी डेटा देना होता है मैं फ्लिप फ्लॉप को देता हूँ, फ्लिप फ्लॉप 1 सेकंड के लिए उस डेटा को सेव करता है, 1 सेकंड ही इसको चाहिए इस डेटा को इवैल्यूएट करने के लिए, उस 1 सेकंड के लिए स्टेबल रहता है, जब ट्रांजैक्शन जनरेट करवा के यहाँ पे लिखा होता है, ठीक है। 1 सेकंड के बाद इसमें नया डेटा आ जाता है, ओके, लेकिन अब तक ये अपना काम नहीं कर सकता, तो वो 3rd सेकंड में यहाँ पे आ जाता है, उस पर ये नया डेटा यहाँ पे लिखा है, तो उस वक्त तक ये डेटा अगली लॉजिक को फीड कर चुका होता है, ठीक। So we have combination logic storage, combination logic storage, combination logic storage, and so on. ताकि इसकी इनपुट और आउटपुट दोनों बफर है, फिर इसकी इनपुट आउटपुट बफर है, ये हम कर रहे हैं इसके अंदर। तो इसलिए ये जो रजिस्टर्स हैं ये हमारे लिए जरूरी थे लगाने। अच्छा, आपको एक्सरसाइज पे क्वेश्चन करा दो, कौन सा क्वेश्चन है जो है किसी के पास? Okay. हाँ, क्या है मेरे पास 4.1 क्या 4.2 4.1.4 What is the critical path for a MIPS and instruction? अच्छा, ये तो स्लाइड में भी थी। हाँ, तो क्या क्रिटिकल पाथ क्या है? क्रिटिकल पाथ बेसिकली होता है लॉन्गेस्ट पाथ, ठीक है। तो उसने कहा है कि उसने ना हर जो आपका यूनिट है उसकी डिलेज दी हुई है,
मसलन इंस्ट्रक्शन मेमोरी उसने दी हुई है कि वो लेती है 400 पिकोसेकंड्स, ठीक है। ऐड लेता है 100 पिकोसेकंड्स। अच्छा, बक्स लेता है 30 पिकोसेकंड्स। हाँ, कोई भी बक्स, ये यहाँ पे ये 30 पिकोसेकंड्स। एक बक्स ये है, एक बक्स ये है। अच्छा, ALU लेता है 120 पिकोसेकंड्स। ऐड ALU तो एक ही बात होगी, पर 120 पिकोसेकंड्स। Registers 200 picoseconds. ये बस पाइपलाइन है। Different execution units have lots. हाँ, ये पाइपलाइन रजिस्टर नहीं है, ये दूसरा है। Data memory 350 picoseconds और कंट्रोल 100 पिकोसेकंड्स। सो कंट्रोल जो है वो तो हर एक को ही सिग्नल दे रहा है। अच्छा, there are certain kinds of major blocks. Latencies of blocks along critical path for an instruction determine the minimum latency of that instruction. For the remaining three problems, they assume the following resource latencies can be. What is the critical path for a MIPS AND instruction? अच्छा, MIPS AND instruction जो है वो कहाँ से गुजरेगी, तो हमें उसकी पूरी लेटेंसी बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये तो इसको चाहिए चलते हैं, ठीक है। ऐड रजिस्टर फाइल में जाएगी, ये भी ऐड हो गया। अच्छा, उसके बाद हाँ 100 ऐड के लिए प्लस इस मक्स के लिए, इस मक्स से भी गुजरना है उसमें, ठीक है। तो 30 प्लस 100। अच्छा, उसके बाद वो डेटा मेमोरी में नहीं जाएगी, ऐड जो है डेटा मेमोरी में नहीं जाएगी, उस पर इस मक्स से गुजरेगी another 30 और उसके बाद वापस रजिस्टर फाइल में लिखा है another 200 plus you will add 100 for control. कंट्रोल ओवरहेड है ना, कंट्रोल सिग्नल्स जो आ रहे हैं उसकी भी लेटेंसी है, तो वो तो हर इंस्ट्रक्शन में कंट्रोल में जो ऐड होने हैं। तो ये आपका क्रिटिकल पाथ है। टोटल आप उसके पिकोसेकंड्स निकाल सकते हैं कितने। हाँ, ये था फॉर एंड, फिर अगली है लोड की और फिर अगली है ब्रांच इक्वल की। तो फिर आपने लोड को भी देखना है, ब्रांच इक्वल को भी देखना है। ब्रांच इक्वल जो है वो इंस्ट्रक्शन में भी रजिस्टर फाइल फिर ऐड और सर ये एक्सटेंड वाले रजिस्टर का भी होगा। हाँ ये अगर ये रजिस्टर ये रजिस्टर नहीं है, ये साइन एक्सटेंड कर रहा है, इसकी डिले उसने दी नहीं है। छोटे ब्लॉक्स की नहीं दी ना उसने, जो मेजर कंपोनेंट्स हैं उनकी डिले, इसको अभी आप इसकी डिले को आप इग्नोर कर सकते हैं। बट इस एडर की डिले तो वो एडर की ये वाली की डिले 100 ALU इसकी 120 है, वो इस एडर की डिले। सो हाँ सर ब्रांच वाली इंस्ट्रक्शन ब्रांच वाली, अच्छा पहले इंस्ट्रक्शन फेच होगी, ठीक है, साइन एक्सटेंड होगा, डिकोड तो होगी ना, ब्रांच में भी डिकोड होगा, डिकोड होगी, उसके बाद ALU में भी जाएगी क्योंकि कंडीशन इसकी डिले, ठीक है। ये दोनों पैरेलल में होंगे क्योंकि जब ये एक स्टेज है तो इस सेगमेंट की जो 100 की डिले है वो इसके साथ इसकी 120 की डिले है, ठीक। तो ये टोटल डिले 120 ही रहेगी ब्रांच के केस में। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल में काम हो रहे हैं। अगर वो नीचे वाली 130 हो तो वो तो फिर ऐसे देखिए नहीं, यहाँ पे उसकी कंडीशन है, ये वाला ALU उसकी कंडीशन को टेस्ट कर रहा है, 120 सेकंड लेता है ALU, ये सिर्फ ऐड करके उसका टारगेट एड्रेस बना रहा है, ठीक है, 100 सेकंड ले रहा है, लेकिन दोनों ने अपना काम इकट्ठा स्टार्ट किया था। 100 पे ये कंप्लीट हो जाएगा, ये 120 पे होगा, तो इस पूरे पाथ की डिले हम 120 लेंगे।
220 नहीं जाएगा क्योंकि ये सीरियली नहीं होगा, ठीक है। यहाँ मैं इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सीरियली होता है, ये होता है फिर भी होता है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों पहले में होते हैं ब्रांच के केस में। तो वी विल से टोटल डिले फॉर दिस स्टेज इज जस्ट 120, ओके। सो एज सून एज वी हैव द कंडीशन इट गोज बैक, लेकिन इस वक्त से ये चीजें गुजरेगा तो 30 स्पीड चलेगा, तो ब्रांच के केस में ये होगा बात, ठीक है। ये तो 3 सवाल थे, और कौन सा मैंने आपको किया एक्सरसाइज 4.2 किया, आगे कुछ दिया था 4.12.1 भी दिखा दें। In this exercise, we examine how data dependencies affect execution in the basic 5-stage pipeline described in this problem. In this exercise, refer to the following sequence of instructions. कुछ instructions आपको दी गई हैं उन्होंने, और वो कह रहा है indicate dependencies and their types. Assume there is no forwarding in this pipeline processor. Indicate hazards and add no op, NOP, no op मैंने आपको बता दिया. Instructions to eliminate. हाँ, ये इसीलिए मैंने वो लिखा है कि पुराना एडिशन है, पुराने एडिशन में पाइपलाइनिंग चौथे में थी, नए में पांचवें में, डजंट मैटर, आप आंसर करें। अच्छा, यहाँ पे 4.1.3 में वो कहता है इंस्ट्रक्शन आपकी लोड वर्ड $40.6 add $6 S2 store word 650 yes. अच्छा, इसके अंदर हम लोगों ने डेटा डिपेंडेंसीज देखनी है। सो ये पहली लोड वर्ड है, यहाँ से एड्रेस आ रहा है और रजिस्टर नंबर 1 में जो डेटा है वो सेव होगा। अगली जो ऐड की इंस्ट्रक्शन है वो इनमें से किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन ऐड रजिस्टर नंबर 6 को अपडेट कर रहा है, ठीक है। और रजिस्टर नंबर 6 यहाँ पे रीड हो रहा है, लोड वर्ड जो है रजिस्टर 6 को रीड कर रहा है और ऐड जो है रजिस्टर 6 को राइट कर रहा है, ऐसे ही है ना। हमने सिर्फ ये चेक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोड वर्ड इसको रीड पहले कर देता है और इसको राइट बाद में, ऐड राइट बाद में करता है, एंड दैट इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, ऐसे ही है ना। क्योंकि लोड वर्ड तो इस रजिस्टर आप हमेशा याद रखें आईडी की स्टेज में रीड होता है, कीबोर्ड में रजिस्टर आप रीड करते हैं, ये वजह से रजिस्टर फाइल है ना, ये हमेशा सेकंड साइकिल में होता है, ठीक। सो ये सेकंड साइकिल में हाँ तो ठीक है, ये रीड कर रहा है इसको सेकंड साइकिल में, और ऐड जो है ये इसको अपडेट करेगी आगे जाके काफी, तो इसके अंदर कोई हैजर्ड नहीं। ठीक है, अच्छा स्टोर वर्ड को भी देखिए ना। स्टोर वर्ड रीड कर रहा है S1 को और लोड वर्ड S1 को अपडेट कर रहा है, ठीक है। इसका ये मतलब है डायग्राम बनाएं तो हाँ जुबानी करना ज़्यादा मुश्किल होता है। आप अगर ना इस तरह से 5 खाने बना लिया करें, इसको बना दें लोड वर्ड, ठीक है, फिर अगला बना लें
और फिर अगला बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया ऐड, ये हो गया स्टोर वर्ड। अब आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा देखना। लोड वर्ड जो है यहाँ पे रजिस्टर नंबर 1 को अपडेट करता है। ठीक है, स्टोर वर्ड रजिस्टर 1 को यहाँ पे रीड करता है। ऐसे ही मैं सेकंड साइकिल में, तो इसका मतलब है कि ये कैसे है, क्योंकि ये देखिए ये तो ये वाला साइकिल है, ये अपडेट बाद में हो रहा है। इसका मतलब है स्टोर वर्ड गलत वैल्यू रीड कर रहा है, जो अभी लोड वर्ड ने अपडेट नहीं की और स्टोर वर्ड ने गलत रीड कर दी। हाँ अच्छा, उसने कहा है कि आप फॉरवर्डिंग ना करें, नो आप बताएंगे कहाँ पे आएगा, तो स्टोर वर्ड से पहले, तो यहाँ पे नो आप। ठीक है, तो ये वाली जो डायग्राम होती है ना, ये ज्यादा अगर आप ये बना के करेंगे तो हैजर्ड बड़े आराम से आपके सामने आ जाएगा। बेहतर तरह जुबानी करने की कोशिश करेंगे देख के, तो आपको गलती स्टोर वर्ड जो है वो क्या करता है, स्टोर वर्ड कहता है ये एड्रेस है तुम्हारा, इसमें रजिस्टर में जो वैल्यू है उसको 50 में ऐड करो, एड्रेस बनाओ और उस एड्रेस पे S6 की वैल्यू को सेव करो। ठीक है, तो इसने रजिस्टर को रीड करना है, तो स्टोर वर्ड रजिस्टर को यहाँ पे रीड करेगा S1 को। एक और भी डिपेंडेंसी आपने देखी होगी, ऐड अपना रिजल्ट 6 में लिखवा रहा है। ठीक है, स्टोर वर्ड 6 की वैल्यू को स्टोर कर रहा है, तो यानी कि क्या ऐसा तो नहीं है कि ये पहले स्टोर कर रहा है, ये बाद में लिखवा रहा है। हाँ जी, मैंने आपको गलत करा दिया, ये था या आपने क्या मुझे दिखा ये तो वो पढ़ है, आपने 4.10 तो मैंने क्या करवाना क्या है, आपने 4.10 तो मैंने 4.12 भी कराया आपको, 4.12.1 करना था। कौन सा सवाल करा मैंने, यही था 4.12 अच्छा 4.12 आ गया, ठीक है। इसमें आया ID और DX 4.12.1 था ना, हाँ ये मैंने आपको दिया था ना। हाँ ये तो कोई और था ना, आपने मुझसे कोई और करवा दिया, बस ये अब आपकी लिस्ट वो आसान है, उतना मुश्किल नहीं है ना हो तो फिर हाँ 4.2 आसान है, ये तो ज्यादा मुश्किल था। आपने हमें करवा दिए 4.13 4.13 करा दिए, चलेंगे चलो। ठीक है, आप लोग जाना चाहें जा सकते हैं, मैं तो इसको जरा थोड़ा सेव करूंगा टाइम लेके। लाइब्रेरी जा रहे हो? हाँ
यार इसकी रिकॉर्डिंग क्यों नहीं बन रही है? मुश्किल है, कोई नहीं यार, हिम्मत करें, हो जाता है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। रिकॉर्डिंग नहीं बंद होती।